हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और हम कर रहे थे 10वीं विज्ञान का छठा पार्ट नंबर 6 जय प्रक्रम। ठीक है। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने विसरण और प्रासरण के बारे में पढ़ा था। विसरण और प्रासरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे उत्सर्जन। लास्ट जो पार्ट है इस लेसन का वो आज हम कंप्लीट कर देंगे और लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उत्सर्जन ये लास्ट टॉपिक है। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, डेफिनेशन वही करनी है जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से उसको पेपर में लिख भी सकें। एक केवल समझना ही जरूरी नहीं है, लिखना भी आना चाहिए। अगर आपको आता है और अगर आप पेपर के अंदर उसको लिख नहीं सके तो कोई फायदा ही नहीं है उसका, ऐसी पढ़ाई का। तो सबसे पहले क्या आएगा, उत्सर्जन क्या होता है। देखो उत्सर्जन की डेफिनेशन। ठीक है। देखिए आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन आप खाते हो, तो भोजन खाने से क्या होगा, भोजन को तोड़कर आप एनर्जी जो है वो हासिल करोगे। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ भोजन से कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी आपके जो है बॉडी के अंदर बनेंगे। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के अंदर बनेंगे और उन वेस्ट मटेरियल को अगर आप शरीर से बाहर नहीं निकालोगे तो वो हानिकारक हो सकते हैं, जहरीले होते हैं वो, अगर बॉडी में इकट्ठा होने दिया जाए उन अपशिष्ट पदार्थों को। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उसी को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखिए किसी भी जीव के शरीर में उपापचय प्रक्रिया, उपापचय प्रक्रिया क्या होती है, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। उपापचय प्रक्रिया मतलब कि अगर भोजन खाते हो आप, जैसे कोई फ्रूट वगैरह खाते हो, उसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है। और स्टार्च के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज आपस में जुड़े होंगे, ग्लूकोज का नंबर अलग अलग हो सकता है। तो आप उस स्टार्च को तोड़ोगे अलग अलग ग्लूकोज में। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अपचयन अपचयन मैंने किसी भी बड़े पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अपचयन। ठीक है। और फिर हम उन ग्लूकोज को इस्तेमाल करके अपने हिसाब से जोड़ेंगे और अलग तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है। ग्लूकोज वही ग्लूकोज थी, उनको तोड़ा। अब नई जो संरचना बनाएंगे उसके अंदर ग्लूकोज का नंबर कुछ और होएगा और अलग तरीके से वो जुड़ेंगे। ठीक है। ऐसे किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, लेकिन अब उसको स्टार्च नहीं बोलेंगे उसको, अब उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोजन। जो जुड़ेगा ना ग्लूकोज, तो उस संरचना को बोलेंगे हम ग्लाइकोजन। ठीक है। तो इस ग्लूकोज के जुड़ने से मतलब जो छोटी जो यूनिट है उनके जुड़ने से जो बड़ी यूनिट बनती है उसको बोलेंगे उपचयन। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, बड़ी चीजों से छोटी चीजें भी बन रही है हमारी बॉडी के अंदर पाचन के दौरान, और छोटी चीजों को जोड़कर हम बड़ी चीज भी बना रहे हैं। तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम उपापचय, मतलब उपचयन भी और अपचयन भी। अपचयन में हम तोड़ते हैं, उपचयन में हम जोड़ के बड़ा जो है वो पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। तो किसी भी जीव के शरीर में उपापचय प्रक्रिया द्वारा, अगर आप लिख दोगे उपापचय प्रक्रिया तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। किसी भी जीव के शरीर में उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा वर्ज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है। काम की चीजें तो बनती है, उसके साथ साथ जो है बिना काम की चीजें, वेस्ट मटेरियल भी बनता है। अगर इन अपशिष्ट पदार्थों को, वर्ज्य पदार्थों को शरीर में इकट्ठा होने दिया जाए तो ये जहरीले और हानिकारक हो सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है एक टाइम के बाद। तो किसी भी जीव के शरीर से वर्ज्य पदार्थों को, वर्ज्य मैंने छोड़ने लायक पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अगर पेपर के अंदर आ जाए 1 नंबर के अंदर तो यहां से लेके यहां तक लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान थी। किसी भी जीव के शरीर में पाचन प्रक्रिया भी लिख सकते हो, पाचन प्रक्रिया द्वारा वर्ज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ अगर शरीर के अंदर अगर इकट्ठे होने दिया जाए तो ये शरीर के लिए हानिकारक और जहरीले हो सकते हैं, इसलिए इनको बाहर निकालना अति आवश्यक है। और किसी भी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये है डेफिनेशन। आपसे डेफिनेशन ही पूछेगा कि उत्सर्जन होता क्या है। उसके बाद आता है मानव में उत्सर्जन तंत्र।
मतलब जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, हम जो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालते हैं, उस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तंत्र मैंने उस सिस्टम को पढ़ेंगे कि कैसा वो सिस्टम बना होता है, किन किन चीजों का बना होता है और कैसे हम वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं। देखिए, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, उसमें एक जोड़ा वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, मतलब दो तो किडनियां होती हैं, ठीक है। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा क्या होगा, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो है वो एक ट्यूब, जो ट्यूब होती है, अभी मैं आगे एक पिक्चर में बताऊंगा। एक मूत्राशय, ठीक है, जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा करते हैं हम, और एक मूत्र मार्ग। ये 4 पार्ट होते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र के, ठीक है। देखिए, अब इनको पढ़ेंगे आराम से। देखिए, ये एक तो ये किडनी है जिसको बोलेंगे वृक्क, और एक ये किडनी है, ठीक है। तो ये दोनों वृक्क है लेफ्ट और राइट में। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के पीछे वाली साइड में, ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे वाली साइड में, यहाँ पे हिप्स के पास, ठीक है, लेफ्ट और राइट में क्या होती है, 2 किडनियां होती हैं, ठीक है। सोयाबीन अगर आपने देखा होगा, सोयाबीन अगर आपने खाया होगा, तो इस तरह की शेप, सोयाबीन का जो बीज होता है ना, उसकी शेप की होती है, ठीक है, लाल से रंग की होती है किडनियां हमारी। तो किडनियां जो है वो वृक्क बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में। वृक्क जो है संख्या में 2 होते हैं, और हमारे, ये हमारे आएगा, हमारे उदर, उदर मतलब एब्डोमन, ठीक है। जो देखिए अमाशय होता है हमारा स्टमक, जिसके अंदर हमारा खाना जाता है, ठीक है, और उदर, उधर हो जाता है हमारा पेट, जिसके अंदर सारे ही आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन है ना वो पड़े होते हैं। हमारी जो छोटी आंत है, हमारा जो अमाशय है, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन जो लीवर वगैरह है, ये सारे उदर में, एब्डोमन में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं एब्डोमन या उदर। तो वृक्क संख्या में 2 होते हैं, और हमारे उदर में मतलब एब्डोमन में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पड़े होते हैं, कूल्ह वाले साइड की तरफ, ठीक है। और ये हमारे रक्त को छानकर, वृक्क का काम क्या होता है, वृक्क का काम है खून की नलियां आएंगी हृदय से, ठीक है। ये देखिए लाल जो कलर की जो दे रखी है खून की नली आ रही है, इस वृक्क को भी आ रही है, इस वृक्क को भी आ रही है। तो ये खून जो होगा ऑक्सीजन वाला खून होगा, लेकिन इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा। तो ऑक्सीजन किडनी को मिल जाएगी दोनों को, और जो वेस्ट मटेरियल छन के, ठीक है, छन जाएगा, और छन के जो वेस्ट मटेरियल क्या बना देगा, मूत्र बना देगा, और ये मूत्र इन ट्यूबों के अंदर आ जाएगा, और ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा, और फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, क्योंकि ऑक्सीजन तो किडनियों ने यूज कर ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून रह गया, ठीक है, और लेकिन उसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं होगा खून के अंदर, वो खून जो है शुद्ध होगा, मतलब वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो वो खून, ये जो शिरा है, ठीक है, वो शिरा के जरिए दिल को वापस चला जाएगा, ठीक है। पश्च महाशिरा, पीछे, पश्च मैंने पीछे, पीछे पड़ी हुई, महाशिरा मैंने बड़ी शिरा, ठीक है। तो वृक्क संख्या में 2 होते हैं, हमारे उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पड़े होते हैं, बिल्कुल आराम से करना है। ये हमारे रक्त को छानकर उसमें से यूरिया को निकालने का काम करते हैं। हमारे खून में यूरिया होती है, यूरिया को ये किडनियां या वृक्क निकालेंगे। और प्रत्येक वृक्क में, हर एक वृक्क के अंदर, इस वृक्क में भी और इस वृक्क में भी लाखों की संख्या में ट्यूब के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों वृक्क के अंदर अगर देखोगे ना, बिल्कुल छोटी एक कोशिका वाली संरचना होगी। एक कोशिका वाली संरचना यहां से शुरू होकर, और ये ट्यूब जा रही है, और ऐसे करके, और ये ट्यूब ऐसे करके, और ये, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है, इसको बोलेंगे हम वृक्काणु या नेफ्रॉन, ठीक है, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु ही ये वाला, ये जो संरचना है ना, ये जो संरचना जो देख रहे हो, यही वो पार्ट है, वही, यही वो हिस्सा है हमारी किडनियों का, वृक्क का, जो रक्त को, हमारे खून को फिल्टर करने का काम करता है। मतलब इसी के अंदर बनेगा जो मूत्र बनेगा, ठीक है। और ये लास्ट में इसके अंदर, इस बड़ी ट्यूब के अंदर आ जाएगा, और वो बड़ी ट्यूब कहाँ खुलेगी, वो बड़ी ट्यूब यहाँ खुलेगी, और यहाँ से फिर मूत्र वो मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा।
बहुत सारी संरचनाएं होती है, एक अकेली संरचना नहीं होती, बहुत सारी संरचनाएं होती है वृकाणु। ठीक है, मतलब बहुत सारे, एक वृक्क के अंदर बहुत सारे वृकाणु होते हैं। वृकाणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं। अब वृकाणु का तो आपने पढ़ लिया कि संरचनाएं होती है ट्यूब के आकार की हर एक वृक्क के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, वृकाणु की अगर हम देखेंगे ना तो ऐसे कप के आकार की जो मुख्य भाग होगा कप के आकार का, जिसको बोलेंगे हम बोमैन कैप्सूल। बोमैन साइंटिस्ट का नाम है। कैप्सूल, कैप्सूल माने कवरिंग। ठीक है, या आप बोल देते हैं बोमैन संपुट, हिंदी में बोलेंगे बोमन संपुट। ठीक है, और ये जो ट्यूब वाला भाग है, ये मुड़ा तोड़ा जो भाग है, ये जो भाग है यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और ये गुथा हुआ जो भाग है यहां तक, इस भाग को बोलेंगे हम रीनल ट्यूब्यूल। रीनल मैंने किडनी, ट्यूब्यूल मैंने ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर। ठीक है, किडनी के अंदर पड़ा हुआ वृकाणु का ट्यूब की तरह के आकार की संरचना, उसको बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। इसको बोलेंगे हम, ऐसी संरचना को बोमन संपुट, और इसको बोलेंगे हम रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। जो ये बोमन संपुट है ना, इसके अंदर क्या आएगी, दिल से क्या आएगी, धमनी आएगी। ठीक है, दिल से धमनी आएगी। कौन सी धमनी, वृक्क धमनी, क्योंकि ये वृक्क को आ रही है ना धमनी, इस धमनी को बोलेंगे वृक्क धमनी। ठीक है, वृक्क धमनी की एक शाखा आएगी, कहां से, दिल से आएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो क्या आएगी, जो आपको पता है कि धमनी जो है ऐसे शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसको बोलेंगे केशिकाएं। ध्यान होगा आपको, केशिकाएं बोलते हैं या ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ये रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा। ठीक है, बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस। इस रक्त कोशिकाओं के गुच्छे को क्या बोले हम, ग्लोमेरुलस। और इसके अंदर जो है खून दौड़ेगा। ठीक है, इस ग्लोमेरुलस में बह रहा खून ही फिल्टर होकर यहाँ ये आ रहा है दिल से खून, ये यहाँ फिल्टर होके वेस्ट मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा बोमन संपुट में, और फिर उसके बाद रीनल ट्यूबल में चला जाएगा, मतलब वृकाणु में चला जाएगा। बाद में किडनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो साफ हो गया खून वो ये निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट मटेरियल नहीं है अब इस खून के अंदर। तो ग्लोमेरुलस में बह रहा खून ही फिल्टर होकर मूत्र बनाने का काम करता है। मूत्र किस में आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में, वृकाणु के अंदर, और जो वृकाणु में चला जाता है। वृक्क धमनी की एक शाखा ऑक्सीजन वाला परंतु यूरिया होगी उस खून के अंदर। वृक्क के अंदर वृकाणु के अंदर जाएगा फाइनली तो। ठीक है, वृक्क में क्या होगा, वृक्क धमनी की एक शाखा ऑक्सीजन लेकिन यूरिया वाला खून लेकर आती है, जबकि वृक्क शिरा की एक शाखा कार्बन डाइऑक्साइड परंतु यूरिया रहित खून लेकर जाती है। ये दोनों वृक्क है ना, इसमें वृक्क धमनी की एक शाखा क्या कर लेगी, ऑक्सीजन वाला लेकिन यूरिया वाला, ऑक्सीजन होगी और उसमें यूरिया होगी, वो वाला खून लेके आएगी। और वृक्क शिरा की एक शाखा ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेकिन यूरिया रहित खून वो लेकर जाएगी। ये खून लेकर आएगी ऑक्सीजन वाला और यूरिया वाला, और ये खून लेकर जाएगी दिल को कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेकिन बिना यूरिया वाला। ठीक है, मतलब साफ हो जाएगा खून यहाँ पर, वृक्क शिरा से जो खून जाएगा दिल की ओर। वृकाणु के नलिकाकार भाग के चारों, जो ये वृकाणु है, वृकाणु के जो नलिकाकार, ये ट्यूब के आकार का जो मोड़ा तोड़ा जो भाग पड़ा है, नलिका के आकार का जो भाग है, उसके चारों ओर जो ये वृक्क धमनी की जो शाखा है, वो वृक्क धमनी की एक शाखा ग्लोमेरुलस में जाएगी, ग्लोमेरुलस बन गया, और फिर ये बाहर निकलेगी, एक जाल बना देगी। ठीक है, एक जाल बना देगी। जाल बनाने से क्या होगा, जो यहाँ पे मूत्र वगैरह बन गया वृकाणु के अंदर, वो तो उस मूत्र में अगर मान लो काम की चीजें चली गई, तो काम की चीजें पहले बीच में आएगी और फिर इस खून में चली जाएगी। और खून के अंदर मान लो वेस्ट मटेरियल फिर भी बच गया,
तो फिर यहाँ बीच में आएगा और फिर इसमें चला जाएगा, मतलब आदान प्रदान फिर भी होगा। मतलब अगर कुछ गलतियां हो गई यहाँ पे खून के छन्ने में, हो सकता है खून के अंदर कुछ काम की चीजें, जो वेस्ट मटेरियल जो गया ना वृकाणु के अंदर, उसमें काम की चीजें चलेगी। और हो सकता है खून के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल फिर भी बच गया, तो बाद के अंदर बाद में भी चांस मिलेगा आदान प्रदान का। मतलब खून के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर खून अगर इस वेस्ट मटेरियल के अंदर अगर कोई काम की चीज है, वो खून को जो है वो दे दी जाएगी। आपस में जो है जो सब्सटेंसेस का, पदार्थों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो जो वृकाणु के नलिकाकार भाग के चारों ओर जो वृक्क धमनी की एक शाखा जो है वो जाल बना देती है, ताकि जो है चीजों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का और जो काम की चीजों का, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें गलत दे रखी है। आपके जो पिक्चर है एनसीईआरटी की बुक, उसके अंदर वृक्षशिरा की एक शाखा नहीं है, ये गलत है। वृक्षशिरा की एक शाखा, ये गलत है, ये आएगा वृक्षशिरा की एक, ये वृक्क धमनी नहीं है। पिक्चर आपकी गलत है। वृक्षशिरा की एक शाखा ये है, ये वृक्क धमनी की एक शाखा ही है, ये ग्लोमेरुलस है और ये भी वृक्क धमनी की शाखा ही है, ठीक है। वृक्षशिरा की शाखा ये आएगी, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। देखिए उसके बाद, तो वृक्क धमनी की शाखा जाल बना देती है और जो खून और निस्यंद, निस्यंद माने फिल्ट्रेट, जो मूत्र बनेगा ना वृकाणु के अंदर, जो मूत्र बनेगा उस फिल्ट्रेट, उस मूत्र को हम फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो छन के आता है खून से, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं निस्यंद, ठीक है। तो वृक्क धमनी की शाखा में जो खून है उसके बीच में और निस्यंद या फिल्ट्रेट जो कि वृकाणु है उसके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हमने वृक्क के बारे में या किडनी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी या यूरेटर। ये जो किडनी हमने पढ़ी, किडनी से दो ट्यूब निकलती हैं, ठीक है। इन ट्यूबों को क्या बोलेंगे हम, मूत्रवाहिनी या यूरेटर। और ये ट्यूबें मूत्राशय के अंदर, ये मूत्राशय है, मूत्राशय के अंदर जाएंगी और ये मूत्र लेके आएंगी किडनियों से और इसके अंदर जो है जमा कर देंगी। देखिए मूत्रवाहिनी या यूरेटर, मूत्रवाहिनी या यूरेटर जो है ये ट्यूब के आकार की संरचना है जो वृक्क से शुरू होती है और मूत्राशय पर खत्म होती है, ठीक है। संख्या में जो मूत्रवाहिनी जो नलिकाएं हैं कितनी होती है, 2 होती हैं। और वृक्क में बने मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का काम करती हैं कौन, मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स, ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर्स या मूत्रवाहिनी। उसके बाद है मूत्राशय। ये मूत्राशय जिसके अंदर हम जो मूत्र को हम जब तक हम बाहर नहीं निकालते इसको इकट्ठा करते हैं, मूत्राशय, या इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। थैली के आकार की संरचना है जो मूत्र को संग्रह करने का काम करता है, मूत्राशय। यह पेशी होता है, मतलब जो मूत्राशय होएगा, ये जो मूत्राशय है इसमें ये मूत्रवाहिनी आ रही हैं 2। मूत्राशय के अंदर जो ये दीवारें हैं ना बाहर वाली, उसमें मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां होंगी तो मूत्र इकट्ठा हो जाएगा और जब मूत्र ज्यादा हो जाएगा तो मांसपेशियां सिकुड़ेगी और सिकुड़ेगी तो वो मूत्र जो है वो मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यह पेशिया होता है। जब मूत्राशय में मूत्र की मात्रा क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो मूत्र को मूत्र मार्ग के जरिए बाहर छोड़ दिया जाता है। मूत्राशय के अंदर अगर मूत्र जरूरत से ज्यादा हो जाएगा ना, जब आप उसको सहन नहीं कर सकोगे, अब और नहीं रख सकोगे मूत्राशय के अंदर, तो मूत्राशय के जो दीवारों के अंदर मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ेंगी और मूत्र को मूत्र मार्ग के जरिए जो है बाहर निकाल देगी और इस तरह हम जो है बाथरूम जाते हैं, ठीक है। तो मूत्राशय के बारे में पढ़ा। और लास्ट पार्ट अब क्या रह गया, मूत्र मार्ग, या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको यूरिद्रा, ठीक है, यूरिद्रा, जिसमें से मूत्र होकर बाहर की ओर निकलता है, तो मूत्र मार्ग या यूरिद्रा बोलते हैं। देखिए यह एक नली के आकार की संरचना है, मूत्र मार्ग भी, जो मूत्राशय से शुरू होती है और बाहर की ओर खुलती है।
और यह मूत्राशय में जमा किए गए मूत्र को, मूत्राशय में जो मूत्र जमा किए गए ना, उसको मूत्र मार्ग क्या करेगा, बाहर निकालने का काम करता है, और कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो मेन काम तो वृक्क का ही था, और वृक्क में भी मेन काम किसका था, वृक्काणु का था। उसके बाद तो जो मूत्र बना ना, वो मूत्र वाहिनी नलिकाओं के जरिए मूत्राशय में आएगा, मूत्राशय में स्टोर कर लिया जाएगा, और जब आपको निकालना होगा मूत्र मार्ग के जरिए जो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमने पढ़ा मानव में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, नोट्स में मैंने बिल्कुल आसान बनाकर जो है वो डाल रखा है, उसमें से ही आपने याद कर लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम वृक्क क्या होता है। कृत्रिम वृक्क मतलब बनावटी किडनी, या आर्टिफिशियल किडनी इंग्लिश में बोल देते हैं, या फिर अपोहन। अपोहन मतलब हीमोडायलिसिस, मतलब खून का साफ करना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई लोगों के अंदर क्या होता है, किसी कारण से किडनी जो है वो खराब हो जाती है, या फिर किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अब किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो खून के अंदर तो यूरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब यूरिया तो जहरीली है, अगर कुछ दिनों के लिए तो चलो पड़ी है यूरिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक यूरिया खून में अगर रहेगी तो शरीर में उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, जहर जो है वो शरीर में घुलना शुरू हो जाएगा, और हमारी डेथ भी हो सकती है लास्ट में, धीरे धीरे तड़प के एक किस्म से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, किडनी तो काम कर नहीं रही, तो एक बनावटी किडनी मतलब एक मशीन होती है। ठीक है, मशीन होती है, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोडायलिसिस या अपोहन। मतलब हीमो मैंने खून का, डायलिसिस मैंने शुद्ध करना यूरिया से। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये यूरिया वाले अशुद्ध खून को, जिन रोगियों के अंदर यूरिया वाला अशुद्ध खून है, किडनी नहीं काम करी उनकी, यूरिया वाले अशुद्ध खून को साफ करने का एक युक्ति है, एक साधन है, एक जरिया है यूरिया वाले अशुद्ध खून को साफ करने का। ठीक है, किनमें, उन रोगियों में इस्तेमाल होता है ये जिनमें वृक्क या किडनी या तो पूरी तरह से खराब होगी। ठीक है, दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, एक किडनी भी काम कर रही है तो जरूरत नहीं है इसकी, अगर दोनों किडनियां खराब हुई तब जरूरत पड़ेगी, या फिर किसी कारण से सही ढंग से किडनियां जो वो काम ही नहीं कर रही। ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल किडनी का ये जो मशीन है उनके जरिए उनके खून को साफ किया जाता है। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं खून को साफ करने में। कैसे किया जाता है अभी बता देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले आप पिक्चर को समझ लीजिए, ये एक रोगी है, इसकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही ढंग से, या फिर दोनों किडनी खराब हो चुकी है, तो इसकी धमनी में से इसमें जो एक सिरिंज लगाई जाएगी इसके हाथ पे, और धमनी जो है जो खून को लेकर आती है दिल से। ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून है लेकिन वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर, तो एक ट्यूब जोड़ दी जाएगी, और उस ट्यूब को जोड़ दिया जाएगा इस कृत्रिम वृक्क में। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में, और ये जो ट्यूब जुड़ेगी अंदर इसके बहुत सारी ट्यूब होती हैं। ठीक है, और इन ट्यूबों की जो सतह है बाहर वाली वो अर्धपारगम्य होती है, मतलब उसके अंदर छेद होंगे, और वो कुछ चीजों को अर्धपारगम्य मैंने आधी चीजों को पार होने देगी, आधी चीजों को नहीं होने देगी। उस इन ट्यूबों की जो सतह पर जो छेद होते हैं ना, उस छेद में से कुछ चीजें बाहर निकल सकती हैं जो साइज में छोटी होंगी, कुछ चीजें नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो इस खून के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल इस फ्लूइड के अंदर, इस द्रव के अंदर आ जाएगा, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। ठीक है, और ये जो द्रव होता है, ये द्रव हमारा जो खून है, खून के अंदर जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा बोलते हैं जिसको, प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, आपको पता ही है। तो प्लाज्मा की जो संरचना होती है वही संरचना इस द्रव की होगी। ठीक है, लेकिन इस द्रव के अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं होगी, और खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड से ये इस द्रव को बोलेंगे अपोहन द्रव। अपोहन द्रव इस साइड से फ्रेश दिया जा रहा है, और जो जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है अपोहन द्रव के अंदर वो बाहर निकाला जा रहा है, और इसको हम फिर बाहर फेंक देंगे अपोहन द्रव को जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है पेशेंट का। ठीक है, और अब ये जो खून बाहर निकलेगा इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं है, और ये खून जो है साफ है, पेशेंट के शिरा में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और शिरा कहाँ जाएगी, दिल को जाएगी। तो मतलब किडनी है, एक किस्म से किडनी है, जो काम किडनी करी थी ना,
पेशेंट के शरीर के अंदर, वही काम ये आर्टिफिशियल किडनी करेगी, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल बनावटी एक मशीन है। तो देखिए बिल्कुल आराम से करना है। कृत्रिम वृक्क अर्धपारगम्य सतह वाली, मतलब जो ट्यूब होगी ना, ट्यूब ऐसी होगी, उन पे जो है छेद होंगे, उनको अर्धपारगम्य बोलेंगे, क्योंकि कुछ चीजों को अंदर बाहर आने जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं जाने देगी। तो कृत्रिम वृक्क अर्धपारगम्य सतह वाली अनेक नलिकाओं, ये नलिकाएं हैं, नलिकाओं का बना होता है, जो अपोहन द्रव, ये इंग्लिश में बोलेंगे डायलिसिस फ्लूइड, से भरी टंकी में पड़ी होती हैं। डायलिसिस फ्लूइड या अपोहन द्रव से भरी टंकी में ये अर्धपारगम्य सतह वाली नलिकाएं पड़ी होती है। अपोहन द्रव की बनावट या संरचना हमारे खून के प्लाज्मा के समान होती है, बस इसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते। इस अपोहन द्रव में सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ नहीं होंगे, बाकी संरचना प्लाज्मा के बराबर होगी। रोगी की धमनी से आ रहे खून को कृत्रिम वृक्क से एक ट्यूब के जरिए जोड़ दिया जाता है। धमनी से आ रहे खून को एक ट्यूब के जरिए कृत्रिम वृक्क से या आर्टिफिशियल किडनी से जोड़ दिया जाएगा। और कृत्रिम वृक्क में रोगी के खून में पड़े यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलकर प्रासरण द्वारा, प्रासरण आपको पता है, ऑस्मोसिस, ध्यान है ना, ठीक है, लिक्विड चीजों का मतलब जैसे पानी का, ठीक है, जैसे पानी है, पानी का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए जाना, उसको प्रासरण कहते हैं। तो प्रासरण दाब लिखेंगे या प्रासरण दाब द्वारा या ओस्मोसिस द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े हैं ना खून के अंदर, वो अपोहन द्रव में चले जाते हैं, जिसे बाद में ठिकाने लगा दिया जाता है। ये अपोहन द्रव जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, उसको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, और यूरिया मुक्त शुद्ध खून, ये बिना यूरिया वाला जो शुद्ध खून है वो रोगी के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। किसके जरिए? शिरा के जरिए। ठीक है, शिरा, ठीक है, जो ब्लू कलर की आपके हाथ में दिखाई देती है वो शिराएं हैं। और धमनी जो है वो आपके शरीर में अंदर की तरफ होती है, वो दिखाई नहीं देगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, सारी जो प्रक्रिया आपने आराम से इस नोट्स के जरिए याद कर लेनी है। अर्धपारगम्य सतह वाली नलिकाएं होती है, अपोहन द्रव होता है, और अपोहन द्रव की जो बनावट है हमारे प्लाज्मा की तरह होगी। प्लाज्मा के अंदर जो खून के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है निकल के अपोहन द्रव में चले जाएंगे। अपोहन द्रव जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा। ये फ्रेश अपोहन द्रव जा रहा है और ये जो अपशिष्ट पदार्थ वाला अपोहन द्रव है। ठीक है, ये था कृत्रिम वृक्क के बारे में। आपका लेसन पूरा लगभग कंप्लीट है, बस थोड़ा सा रहता है पादपों में उत्सर्जन, ये आपने पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? देखिए पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग तो होते नहीं। ठीक है, उनमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन बनेगी उनके लिए वो वेस्ट है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वही वेस्ट मटेरियल है उनके लिए। तो ऑक्सीजन वो उनके काम की नहीं है, तो वो स्टोमेटा के जरिए वो बाहर निकाल देंगे, रंध्रों के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के जरिए लेंगे, ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकालेंगे। ठीक है, और पानी अगर उन्होंने कोई एब्जॉर्ब कर लिया तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा वो बाहर निकाल देंगे, वो भी रंध्रों के जरिए। तो पानी, अतिरिक्त पानी भी उनके लिए वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में भी स्टोर कर लेते हैं प्लांट। ठीक है, और वो पत्तियां जब उनमें अपशिष्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं तो वो गिर जाती हैं और पौधों के शरीर से अलग हो जाती हैं पत्तियां। फोर्थ, पौधों में रेजिन और गोंद, रेजिन नाम का, रेजिन इंग्लिश का वर्ड है, RESIN, रेजिन एक किस्म से रिसाव है। पौधों के अंदर जो है रिसाव होता है, पौधों के शरीर से ना बाहर वाली सतह पे रेजिन नाम का एक लिक्विड निकलता है और गोंद नाम का एक लिक्विड निकलता है। गोंद थोड़ा चिपचिपा होता है। तो ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, और वो पुराने जालम में जमा कर लिए जाते हैं। जालम का आपको पता है ना, जालम वो उत्तक है जो पौधों में पानी और खनिज लवण को जड़ों से पौधे के ऊपर वाले भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो पुराना जालम मतलब जालम एक होता है, नया बनता है, एक होता है नए के बाद और जालम बनता रहता है, वो पुराना जालम बोलेंगे इसको। ठीक है, दो टाइप का जालम होता है, तो पुराना एक नया। ठीक है, तो पुराना जालम मतलब जो पहले बन चुका है जालम, तो पुराने जालम में जमा कर लिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, रेजिन और कौन सा, गोंद नाम का अपशिष्ट पदार्थ। फिफ्थ है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है,
स्टोमेटा के जरिए छोड़ेंगे, पानी जो है वो स्टोमेटा के जरिए छोड़ेंगे वाष्पोत्सर्जन द्वारा, और पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ जमा कर लेते हैं, पत्तियां गिर जाएंगी, शरीर के भाग पौधे के शीर्ष से अलग हो जाती हैं। रेजिन और गोंद नाम के अपशिष्ट पदार्थ जो है पुराने जालम में स्टोर कर लिए जाएंगे, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है मिट्टी में भी छोड़ दिए जाते हैं पौधों के द्वारा। तो ये था पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, ठीक है, अलग अलग माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो छोड़े जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वृक्काणु की संरचना, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमन संपुट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कृत्रिम जो वृक्क है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पक्का आ जाता है। और पादपों में उत्सर्जन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने याद कर लेना, हो सकता है एक या दो नंबर में आ जाए। तो यहाँ पर आपका लेसन, पूरी जो थ्योरी है इस लेसन की पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम की कंप्लीट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9812209285 है, और यूट्यूब का चैनल नेम आपको पता है। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। नोट्स मेरे बिल्कुल अच्छे बनते हैं, आराम से बनाता हूँ मैं, जल्दबाजी के अंदर कोई भी चैप्टर मैं नहीं पढ़ाता। पढ़ाओ तो अच्छा पढ़ाओ, वरना ना पढ़ाओ, ठीक है। अब ये लेसन आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर बाद में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेसन आपका ये एंड है, बाय।